हेलो एवरीवन, भक्ति करियर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2011 से मैं ऑफिशियली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। 22 मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा रहा, एक ऐसा इवेंट रहा जब मेरी बेटी ने जन्म लिया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई गर्ल हमारे यहाँ से सेलेक्ट नहीं हुई है, कोई फीमेल कैंडिडेट हमारे यहाँ से सेलेक्ट नहीं है, लेकिन उसके बाद से जो सिलेक्शन की खुशी है किसी फीमेल कैंडिडेट की, वो मेरे जीवन में और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे ही एक कैंडिडेट से मैं आपकी मुलाकात आज करवाने जा रहा हूँ। मेरे साथ है अस्मिता शर्मा। अस्मिता, हाउ आर यू फीलिंग? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अब जॉब मिल गई है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं कब से चाह रही थी कि जॉब मिल जाए, एक स्टेबल करियर कर लूं। तो बस सर बहुत खुश हूँ। ओके, अस्मिता से आगे बात करेंगे, उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपसे जानना चाहेंगे हम। अस्मिता सर, मेरा नाम अस्मिता शर्मा है। मैं नागदा जंक्शन से बिलोंग करती हूँ और मेरे फादर रेलवे एम्प्लॉय है, वो रेलवेज में एसएससी हैं। मेरी मदर होम मेकर है और मेरी एक बड़ी सिस्टर है जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी किया हुआ है सर, और उसके बाद फिर मैंने एमएससी भी किया हुआ है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही है। जी सर। अक्सर ही देखा जाता है कि स्टूडेंट प्रेजेंट सिनेरियो में ग्रेजुएशन के बाद ये चाहते हैं कि एक जॉब मिले। जी सर। आपकी जर्नी कैसी है? सर, ग्रेजुएशन के बाद मैंने थर्ड ईयर में बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, पर उस समय क्योंकि मुझे पापा ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेनी चाहिए स्पेशलाइजेशन के लिए, तो मैंने पीजी करी। उस समय मैंने बैंकिंग के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, पर जब पीजी हुई तब कोविड चल रहा था सर, तो उस समय भी फिर करियर को लेके बहुत अनसर्टेनिटी थी। फिर मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट की और फिर उसी में मेरा पूरा ध्यान लगा दिया और एंड में फिर अभी सिलेक्शन लिया है सर। इसमें मतलब हम लोग ये मान लेते हैं कि 2-3 साल की आपकी जर्नी थी, जिसमें पहले एक हॉल्ट आया, एक जी पॉज सर। आया, जी सर। पॉज के बाद आपने वापस शुरू किया। जी सर। अभी तक कितने एग्जाम्स आपने अपीयर करे हैं और उनके क्या क्या रिजल्ट्स हैं? सर ऑलमोस्ट 15 तो अपीयर कर चुकी हूँ। 15 एग्जाम्स ये दे चुकी हैं। हाँ सर। और तो पहले ऐसा होता था सर, मेरे प्रीलिम्स भी नहीं निकल पा रहे थे, हमेशा 1 या 2 नंबर से कुछ ना कुछ रह ही जाता था, तो मेंस देने का मौका नहीं मिल रहा था, तो फिर उसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो रही थी। उसके बाद प्रेशर अलग डेवलप हो रहा था कि प्रीलिम्स नहीं निकल रहे हैं। फिर प्रीलिम्स निकलना शुरू हुए, मैंने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया, आपसे थोड़ा कंसल्ट किया, गाइडेंस लिया। उसके बाद प्रीलिम्स निकलना शुरू हुए सर। उसके बाद मेंस में 1-2 मेंस अटके, पर अभी मैंने रिसेंटली एसबीआई पीओ मींस दिया, आईबीपीएस पीओ मींस दिया और आईबीपीएस क्लर्क का मींस कन्वर्ट हो गया है फाइनली, तो ठीक रहा सर। तो ये तो हम सभी इस बात के लिए खुश हैं कि फाइनल सिलेक्शन आपको मिल गई। जी। तो कहीं ना कहीं मन में आपके ये बात अखरती होगी, ये बात चोट पहुंचाती होगी कि एसबीआई पीओ जैसी इतनी बड़ी जॉब और आईबीपीएस पीओ जी सर। दोनों ही के आपने इंटरव्यू दिए हैं और लास्ट पॉइंट पर जाकर आप अटक गई। जी सर। तो ये आपको कैसा लग रहा है? सर बुरा तो लगता है, बट ऑब्वियस सी बात है फाइनल राउंड तक पहुंचना और सिलेक्ट ना होना। बट मेरे लिए इंटरव्यू देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। मैं इस चीज को मानती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है फेलियर्स की, बट ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने इंटरव्यू तक पहुंची मैं, तो सर उस चीज की भी अपनी खुशी है मुझे। अच्छा, ये मार्क्स कम कहाँ रह गए थे? सर- रिटर्न और हमारा इंटरव्यू दोनों ही एरिया होते हैं, जी। मार्क्स कम कहाँ रह गए? सर आईबीपीएस में तो मेरे रिटर्न में ही मार्क्स कम है, उसका स्कोर कार्ड आ चुका है। एसबीआई में तो सर अभी स्कोर कार्ड आया नहीं, तो पता नहीं चल पाया, पर उसका इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं हुआ था जितना मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू रहा। तो फाइनल मार्क्स जब आएंगे तभी हमें कुछ पता चलेगा। यस सर, मुझे तो यही लग रहा है सर। अच्छा, ये जो 2 फेलियर्स, जी सर। उससे कुछ ना कुछ लर्निंग आपकी भी रही होगी। जी सर। कोई एडवाइस जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? सर कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और हमें ना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए और ना अंडर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। बिल्कुल बिना डरे एग्जाम्स के लिए अपियर होना चाहिए, बिना ये सोचे कि रिजल्ट क्या रहेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा काफी हुआ है कि जब मैं एग्जाम देने बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो वो उसमें मैं बहुत प्रेशर में आ जाती थी एग्जाम देते समय। फिर मैंने ये चीज बाद में छोड़ दी कि हो जाएगा तो ठीक है, वरना मैं फिर से ट्राई करूंगी। तो यही, और ये जो 2 फेलियर्स रहे हैं सर, ये मुझे इस फेलियर्स को इतना ज्यादा नहीं लग रहा है कि ये फेलियर्स रहे हैं। मेरे लिए यहाँ तक पहुंचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हाँ, क्योंकि मैंने मल्टीपल एग्जाम्स दिए, जैसे अभी बताया सर 15 एग्जाम्स अपने आप में बहुत बड़ा अब पेशेंस वाली बात हो गई थी सर। तो और वैसे भी ठीक है, फाइनल कन्वर्ट वो नहीं हो पाया, पर लाखों की भीड़ में, हजारों में या सैकड़ों में आ जाना अपने आप में एक अचीवमेंट कहा जाएगा।
है ना। उम्मीद करते हैं आप इसी तरह से प्रयास करेंगे और जल्दी ऑफिसर बनेंगे। जी सर। अच्छा, मतलब कुछ डिस्कशन हम लोग और करना चाहेंगे यहाँ पर। आपका डेली शेड्यूल क्या है? सर डेली शेड्यूल जब घर पर थी जब मैं, तो मैं 6 साल लॉकडाउन वाले फेज की बात तब मैंने प्रिपरेशन घर से स्टार्ट कर दिया था सर। 2020 की बात है ये। तो मैं 6 आवर्स मिनिमम पढ़ती थी। उस समय इतना मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था एग्जाम्स का, तब मैंने दी भी नहीं थी, तो मैंने देना स्टार्ट किया था। फिर मैंने एग्जाम्स दी तो लगा कि नहीं, इतने से नहीं होगा। फिर मैंने वापस इंदौर आया, अब वापस मैं इंदौर आई, कोचिंग ज्वाइन करी, आपसे गाइडेंस थोड़ा बहुत लिया और फिर मैंने एग्जाम्स देना स्टार्ट कर दिया था सर। पर फिर भी मेरी प्रीलिम्स रुक गई थी, 1 मार्क से 0.5 से सब रुक गई थी। फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। उसके बाद से जो मेरा डेली रूटीन था वो यही था कि सुबह आना और शाम को जाना। तो बस रेगुलर प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, एग्जाम टू एग्जाम पे जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं या आरआरबी आ रही है, एसबीआई आ रहा है, आईबीपीएस आ रहा है, तो सबके अपने अपने मॉक टेस्ट देना, एनालाइज करना, उसी बेसिस पे प्रैक्टिस करती थी सर। अच्छा, एक टाइम ऐसा था जब आपका कोई पेपर निकल नहीं रहा था, आप जी घर सर। पे भी थी, जी पढ़ाई सर। नहीं थी, वापस जब आप पढ़ने आए, तो जो स्लोली एंड ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आप अपने अंदर देखती हैं, जी सर। उसमें क्या क्या स्टेप्स थी, कहाँ कहाँ पर आपको परेशानी आई, उन परेशानियों को आपने ओवरकम कैसे करा, थोड़ा सा ये शेयर कीजिए। सर बात यही हुई कि जब मैं एक पॉइंट ऐसा आया था, मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी। तो मैंने अपना ग्राफ ही देखा सर कि पहले मुझे इतने मार्क्स आते थे, अब इतने आए हैं, तो इससे और ज्यादा भी आ सकते हैं, तो मैं एग्जाम तो निकालूंगी। ये चीज आ गई थी मेरे मन में कि भले ही समय लग रहा है पर हो सकता है, मैं कर लूंगी। वो देखा सर और फिर अपने वीक एरियाज थोड़े आइडेंटिफाई किए कि अगर मैं पजल सॉल्व कर रही हूँ तो मैं उसमें अटक के ना रह जाऊं। जब एग्जाम होती है एक पजल अगर नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मैंने तो बहुत प्रैक्टिस की है, ये क्यों नहीं बन रही है। उसको छोड़ पर उस समय उस चीज को छोड़ के हमें दूसरे क्वेश्चंस को देखना चाहिए, क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम रहता है एग्जाम के अंदर। और फिर सर जब एडमिट कार्ड आने लगी, जब मेरी प्रीलिम्स बहुत रुक रही थी, तो एडमिट कार्ड आने के बाद मैं उस पर्टिकुलर एग्जाम के कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट डेली लगाती थी। तो 10 दिन तक मेरे 40 मॉक टेस्ट हो जाते थे। तो उससे फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब तो हो जाएगा एग्जाम क्लियर। फिर वो एंजाइटी खत्म हो गई थी। अच्छा, एक 6 महीने का टाइम पीरियड हम लोग उठाते हैं। जी सर। मान लीजिए कोई कैंडिडेट फ्रेश है, जी सर। अभी उसको ज्यादा कुछ आता नहीं, एवरेज स्टूडेंट है, एक 6 महीने का टाइम फ्रेम हम लोग लेते हैं, वो सेलेक्ट होना चाह रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन 6 महीनों में? इनिशियल 2 मंथ या 1 मंथ या 3 मंथ उसको क्या करना चाहिए? कब मॉक टेस्ट पे उसको स्विच कर जाना चाहिए? कब टॉपिक वाइज टेस्ट उसको लगाने चाहिए जिससे कि वो बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस निकाल पाए? सर अगर 6 मंथ की हम बात कर रहे हैं तो इज दिस गुड इनफ 6 मंथ? सर इट इज गुड इनफ। मतलब जैसे जी सर। आपको थोड़ा ज्यादा टाइम जी लगता सर। जी सर, पर हो जाता है। हो जाता हो जाता है ना। आपका मानना है कि अगर जी 6 महीने सर। शुरू से ऑनेस्ट वाले दिए होते या फिर सही गाइडेंस रहा होता तो शायद 6 महीने में काम बन जाता। 6 महीने। ठीक है, जी तो सर। क्योंकि अब आप सेलेक्ट हो चुकी हैं, कुछ गलतियां हम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे बाद वाली जनरेशन आ रही है, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, वो गलती ना करें। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ 6 महीने के टाइम ड्यूरेशन को अगर हम लोग काटे तो कैसे हम लोगों को डिवाइड करना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सिलेबस के गो थ्रू होना चाहिए कि क्या क्या एक्चुअली आता है एग्जाम में, इधर उधर की चीजें ना पढ़े और ज्यादा सोर्सेज ना लें कि मतलब यहाँ से भी पढ़ लिया वहां से भी पढ़ लिया। थोड़ा प्रिसाइज सिलेबस उठाकर एक प्रॉपर गाइडेंस लेके एक ही सोर्स को फॉलो करें, वो ज्यादा बेटर है। तो हम पहले टॉपिक वाइज सारी चीजें पढ़ लें, टॉपिक वाइज कवर होने के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लें, उसके बाद सेक्शन वाइज टेस्ट लगाएं, उसके बाद मॉक टेस्ट पे अगर जंप करें तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर रहता है। ओके, मतलब फुल लेंथ टेस्ट जो है हमें आखिरी में ही periods लगाना में आके चाहिए, होता है। क्योंकि सर अगर मार्क्स नहीं आते तो आधा डिमोटिवेशन तो वहीं हो जाता है, क्योंकि सही अगर बात। सिलेबस कवर नहीं होता है, जो चीज आती ही नहीं वो करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। मतलब नहीं है। Yes. चलिए, ये तो हो गई हमारी जनरल बात। कंटेंट आपने इस बीच में क्या क्या पढ़ा, रिसोर्सेज क्या थे? सर मैंने कोचिंग की बुक्स सॉल्व करी है, ठीक उसके है। अलावा मैंने बुक्स तो और कुछ नहीं लगाई। बुक्स और जरूरत नहीं पड़ी? नहीं सर, मैंने तो कुछ पर्सनली और कोई हाँ, सोच जनरली और जो भी बच्चे सेलेक्ट जी हुए हैं सर। सबका ये कहना है कि दैट इज गुड इनफ। और मॉक टेस्ट देती थी सर बस, तो मॉक टेस्ट के और उसके अलावा और कुछ नहीं। और मॉक, अच्छा मॉक टेस्ट जब आप देते हैं, कई सारे बच्चे हैं जो टेस्ट वगैरह देते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ पा रहे, जी तो सर। मॉक टेस्ट देते वक्त आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी? सर मॉक टेस्ट देते समय पहले इजी क्वेश्चंस को टारगेट करते थे पर्सनली, जो रीजनिंग में जैसे हमारे इनइक्वालिटी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, सिलोगिज्म हो गया, ये चीजें मैं पहले उठाती थी, फिर मैं पजल के ऊपर जाती थी। मैथ्स में भी सेम चीजें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, ये चीजें पहले लेती थी। अर्थमेटिक जो मेरा बहुत वीक है, मैं उसको कम से कम टाइम देती थी, और अगर होता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैथ्स में मेरी मैथ्स तो इतनी वीक है कि 20 मिनट में मैं अर्थमेटिक देख भी नहीं पाती थी, बहुत कम होता था।
कि मैं देख लूँ उसको। तो आप में से जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, देखिए ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के मन में कि आपका कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा जब तक नहीं होगा तब तक एग्जाम आपका क्रैक नहीं होगा। ये सच्चाई नहीं है। बात यही सही है कि जो सर्टेन एरिया है जो एग्जाम में ज्यादा मार्क्स का आता है, अगर आप उस पर भी काम कर ले। मैं केवल बैंकिंग एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, है ना, अदर एग्जाम्स में ऐसा नहीं। तो बैंकिंग एग्जाम्स तो क्रैक कर ही जा सकते जी सर। और इंग्लिश पर्सनली सर मेरी ठीक रही है शुरू से, तो मैं उसको ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। सिर्फ मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते थे उसी को सॉल्व करके एनालाइज कर लेती थी, दैट्स इट। अच्छा, अगर 1 घंटे का कोई कैंडिडेट मॉक दे रहा है तो कितनी देर उसका एनालिसिस होना चाहिए? सर मिनिमम डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कितने अच्छे से एनालाइज कर रहा है। अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो कम से कम ये तो देखें कि आपने मिस्टेक्स क्या की है। अब वो टाइम कितना भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर कर सकता है, जरूरी नहीं कि ज्यादा समय लगे या कम समय लगे, पर हमें अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करनी है कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जितना भी हमने गलत करा है Yes, sir. फिर उसको रेक्टिफाई करने में, सीखने में 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, जो टाइम लग रहा है, जो टाइम लग रहा है इनिशियली, जो टाइम लग रहा है देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जो भी समय लग रहा है जी सर। ओके। तो चलिए अस्मिता, ये बात होगी हमारे मॉक टेस्ट की और कंटेंट की। कई सारे स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज? सर मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आप ऑनेस्टली जॉब लेना चाहते हैं तो कंसिस्टेंट रहिए, बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए अपने काम के साथ कि हमको क्यों जॉब चाहिए। अगर ये ऑनेस्टी के साथ पढ़ेंगे तो फिर डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ऑनेस्टी अपने काम के साथ होना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। भाई, ये हमारे साथ जुड़ी थी अस्मिता शर्मा। इनसे बात करके हम यही मान सकते हैं कि फेलियर इज नॉट परमानेंट। अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं तो फेलियर्स तो बीच में आएंगे ही, लेकिन उन फेलियर्स को पकड़ के बैठ नहीं जाना है। अगर आप उन फेलियर से लर्निंग्स लेकर आगे बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन जीत आपकी होगी। ओके अस्मिता, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।